इंटेलिजेंस के बारे में और कोशिश करेंगे हम लोग आपको कल एक शेयर भी करें अपने अपने इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल को टेस्ट करने का। ओके, विल टॉक अबाउट हैप्पीनेस, वेल बीइंग, विल टॉक more about happiness, types of the happiness, eudaimonic and hedonic happiness types. Two types are there. Eudaimonic हो happiness गई is there and रिकॉर्डिंग hedonic स्टार्ट। happiness is there. So we'll talk about these things also. So थोड़ा सा बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। Positive emotional states and processes not only strengthen the mental health, मुझे पता क्या बोला but दूसरा खाना मत खाएगा तो एक it is overall life experiences. सो पॉजिटिव इमोशनल स्टेट्स का होना बहुत जरूरी है। हम कई बार बात करते हुए कहते हैं ना एक दूसरे से कि क्या ऐसा चेहरा बना रखा है, तुम्हारे चेहरे पे हंसी कहाँ चली गई। दिस सॉर्ट ऑफ जो हमारे रिस्पॉन्सेज हैं या हमारे बिहेवियर के जो रिएक्शंस हैं वो हमें रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हम कैसा फील कर रहे हैं, कैसा हम बिहेव कर रहे हैं। अपने लैपटॉप के सो स्पीकर की दूसरे आवाज शब्दों में हम ये कहें कि लैपटॉप के स्पीकर की आवाज सकारात्मक बहुत कम होती है। भावनात्मक स्थितियां और प्रक्रियाएं न केवल व्यक्ति की मानसिक सेहत को सुदृढ़ करती है बल्कि उसके संपूर्ण जीवन अनुभव को भी समृद्ध करती है। जिन्हों ये भी सो रख देना इट्स ना। वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट दिस थिंग कि और इनका अगर हम प्रैक्टिस करते रहें, पॉजिटिव इमोशनल स्टेट की अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें तो इसकी प्रैक्टिस से एक हमारी लाइफ में एक बैलेंस आ जाएगा, विल फील सेटिस्फाई और ये सफलता में डालना हमारे हमेशा कड़ी पत्ता कहना तो ना चाहिए, वो हम दाल में कड़ी सफलता में को डाल दूंगी हमेशा एक प्राप्त एक कर लेंगे अंजना और फटा कर सफलता दिया। से भी ऊपर जो वर्ड मैं कहता हूँ हैप्पीनेस, हम अरे खुशी एक को डालेंगे अच्छा खुशहाली को देगा। प्राप्त कर पाएंगे। सो नॉट टेकिंग मच टाइम, आई थिंक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमारे ग्रुप का क्रिएट हो गया है बिकॉज लॉट ऑफ नंबर आर 21 है पर्सन है ज्वाइंड और अभी कंटिन्यूसली ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ लोग लेफ्ट भी हो रहे हैं, हो गए होंगे एक्सीडेंटली। शुड नॉट बॉदर अबाउट दीज थिंग्स। द पर्सन्स वी आर, जो हम लोग जुड़े हैं, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव जो इमोशनल स्टेट से हमारी कैसी होती है और कैसे इन्फ्लुएंस करती है, एज वेल एज जो पॉजिटिव इमोशनल स्टेट्स को कैसे लाया जा सकता है। विल टॉक लिटिल बिट अबाउट दिस थिंग आल्सो। सो डॉक्टर निखिल, यू आर वेलकम। Sir, thank you so much. Very good evening to everyone. And today we are here with the. I request Ankit, everyone to please switch. Yeah, yes, sir. please. All right. So I request everyone to please switch off their mic, so that we can continue with our class. And I'm going to share my screen, and we're going to start with this. All right. I hope it is visible. Yes, it's visible. All right. तो हम लोग आज अपनी तीसरे क्लास का और चौथे दिन पे हैं और आज हमारा जो थर्ड यूनिट है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। कई सारे टॉपिक्स हैं और आज वो टॉपिक्स पढ़ना क्यों स्पेशल है वो भी मैं थोड़ा आपके साथ में शेयर करूंगा। आज का हमारा जो थर्ड यूनिट है उसका जो मेन टॉपिक है दैट इज पॉजिटिव इमोशनल स्टेट्स एंड प्रोसेसेस। और यहाँ हम लोग कोशिश करेंगे आज की क्लास में कि एक्सप्लोर करें क्या चीज़ों को, कि साइकोलॉजी ऑफ फ्लोरिशिंग क्या होता है, एक इंसान फ्लोरिश कैसे करता है, कौन कौन सी ऐसी स्टेट है जो उसे फ्लोरिश करने में हेल्प करती है और एक सही जगह पे पहुंचाती है, और इस चीज को एक्सप्लोर करने की क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या टर्म्स हैं, उसके बारे में आज हम कुछ जानेंगे, कुछ सीखेंगे। सो हियर वी आर विद द कंटेंट्स ऑफ यूनिट नंबर 3 पॉजिटिव इमोशनल स्टेट्स एंड प्रोसेसेस के अंडर आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पॉजिटिव इमोशंस, फिर हम पढ़ेंगे वेलबींग और ये दोनों कैसे कनेक्टेड है हम वो देखेंगे। हम पढ़ेंगे होप के बारे में, ऑप्टिमिज्म के बारे में, लव के बारे में, और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है वो भी हम देखेंगे। पॉजिटिव साइकोलॉजी और इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या ताना बाना है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हैप्पीनेस और वेलबींग आपस में किस तरह से इंटरकनेक्टेड है, किस तरह से एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है वो भी हम जानेंगे। और साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अमेजिंग चीज है आज की टॉपिक की, वो है यूडोमोनिक और हेडोनिक हैप्पीनेस, टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस, जिसके बारे में हम लोग और डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे और इसको अप्लाई कैसे करना है अपनी लाइफ में, बेसिकली एप्लीकेशन पार्ट क्या है वो हम सीखेंगे। आज आप ये जान के आपको थोड़ा सा एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ेगा कि ये जो सारे टॉपिक्स हैं वो आज के दिन पढ़ना इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि आज हम सेलिब्रेट करते हैं महावीर जयंती।
और जो लॉर्ड महावीर है वो इन्हीं कुछ टॉपिक्स और इन्हीं कुछ उनकी जो लर्निंग्स थी, उनकी सेइंग्स थी, वो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर थी और वो भी इसी चीज पर सबसे ज्यादा अपनी लाइट थ्रो करना चाह रहे थे और थ्रो की है उन्होंने अपनी पूरी लाइफ से, विच इज हैप्पीनेस, विच इज यूडेमोनिक हैप्पीनेस एंड फाइनली द वेलबीइंग ऑफ ऑल एवरीवन। सो इसी के साथ हम लोग इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। और जैसे कि लाइक एवरी क्लास मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक वार्म अप, एक आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी के साथ में आगे बढ़े। तो यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप कुछ सेकंड्स ले और ये सोचें कि आप अपने पास्ट वीक में कौन सा ऐसा इमोशन है जो सबसे ज्यादा फील कर रहे थे। What emotion did you feel most in the past week? Do these emotions affect your decision or relationship? कि आपने पिछले बार जो भी चीजें फील की है, क्या उसकी वजह से आपके डिसीजन में, आपके रिलेशनशिप में कोई चेंजेस आए या नहीं। अब अगर आप मुझे लगता है कि आपका दिमाग ऑलरेडी वहां जा चुका होगा, वो सोच चुका होगा कि मुझे पॉजिटिव इमोशंस फील कर रहा था या नेगेटिव कर रहा था, इसकी वजह से मैंने जो डिसीजंस लिए वो सही लिए या गलत लिए या इंपल्सिव डिसीजंस लिए। और ये एक्सरसाइज, ये वार्म अप हमने क्यों किया है, इस चीज को समझने के लिए, ये रिफ्लेक्शंस देखने के लिए कि हमारे इमोशंस, दिस एक्सरसाइज हेल्प अस टू रिफ्लेक्ट योर इमोशंस एंड अंडरस्टैंड देम इन अ बेटर वे। हम कई बार, फॉर एग्जाम्पल एंगर, हम कई बार गुस्सा कर देते हैं लेकिन हम ये सोचते ही नहीं कि हम गुस्सा क्यों कर रहे हैं। थोड़े टाइम बाद जब हम उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं कि मैंने उस मोमेंट में क्या कर दिया, तब हमें जाके रियलाइज होता है दैट वी डिड समथिंग रॉन्ग और वी डिड व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये वो एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो आप अपनी डेली लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं कि आप जो भी चीज कर रहे हैं उसके बारे में सोचें और ये देखें कि ये मुझ पे किस तरह से इम्पैक्ट करेगी। अब आते हैं पॉजिटिव इमोशंस के ऊपर। अब कौन से बेसिक पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, जैसे कि जॉय, ग्रैटिट्यूड, प्राइड, सेरेनिटी, इंस्पिरेशन, ऑ, ये सारे हमारे पॉजिटिव इमोशंस हैं जो कि हैप्पीनेस से और भी ज्यादा आगे बढ़कर हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सो दिस इज पॉजिटिव इमोशंस। अब पॉजिटिव इमोशन होते क्या है? पॉजिटिव से हमें ये समझ आती है कि ये डेफिनेटली प्लीजेंट होंगे, और प्लीजेंट होंगे तो डिजायरेबल भी होंगे। तो ये वो प्लीजेंट या डिजायरेबल सिचुएशनल रिस्पॉन्सेज हैं जो कि हमारे नॉर्मल जनरल जो डेली सेंसेशंस होते हैं ना, उससे कुछ अलग है, उससे कुछ बढ़कर है। क्यों बढ़कर है? क्योंकि वो हमारी ओवरऑल वेलबीइंग में हेल्प करते हैं, हमें ग्रो करने में मदद करते हैं और हमारे सक्सेस में एक बहुत बड़ा स्टोन होते हैं। स्टोन इसलिए नहीं ताकि वो हमें रोक दे, स्टोन इसलिए ताकि हम उसकी मदद से आगे बढ़ पाए। तो पॉजिटिव इमोशंस का होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हमारे लाइफ में है। ये साथ ही साथ हमारी अवेयरनेस को भी उजागर करता है, हमारे आसपास की चीजों से हम अवेयर होने लग जाते हैं, हमारा ऑब्जर्वेशन अच्छा हो जाता है, हमारे अंदर रेजिलियंस डेवलप होता है। इस तरह के थॉट्स, हमारे पॉजिटिव इमोशंस हमारे अंदर भरते हैं। अब आप खुद सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव इमोशंस हमारे आसपास होना हमें कितने अच्छे चेंजेस की तरफ लेकर जा सकता है। किस तरह के पॉजिटिव चेंजेस? वो हो सकता है जॉय, ग्रैटिट्यूड, सेरेनिटी, होप, प्राइड, लव, और इन सभी चीजों के बारे में आज हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। अब एक आगे बढ़ने से पहले एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है जो हमें समझने की जरूरत है कि पॉजिटिव इमोशंस जो होते हैं वो कोई फील गुड स्टेट नहीं है कि हमने एक बार आज अगर अच्छा फील कर लिया बस यही हमारा पॉजिटिव इमोशन है। नहीं, ये एक तरह का लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो हमारे लिए लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज को बिल्ड करता है कि हम ऐसी स्टेट डेवलप करें कि चाहे जो भी सिचुएशन हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, चैलेंजिंग हो, कैटास्ट्रॉफी हो, कुछ भी हो, हम उसमें एक कभी ना हिलने वाला जो बिल्डिंग होती है, जो पिलर्स होते हैं, ऐसा कुछ क्रिएट कर सकें। वो हमारे पॉजिटिव इमोशन है। वो पॉजिटिव इमोशन कोई काम के नहीं है कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आई और आपके सारे इमोशंस खत्म हो गए, बह गए, और आप उसी समय नेगेटिव ही सोच रहे हो, तो उन पॉजिटिव इमोशंस का कोई काम नहीं। हमें पॉजिटिव इमोशन ऐसे डेवलप करने जो हर स्टेट में हमारे साथ में रहे। कुछ और पॉजिटिव इमोशंस के लिए एक पिक्चर मैंने ये दिया है, जैसे कि प्राइड, डिजायर, ग्रैटिट्यूड, यूफोरिया, हैप्पीनेस, एम्पैथी, होप। ये कुछ और पॉजिटिव इमोशंस हैं जो ओवरऑल एक इंसान अपनी पूरी लाइफ में डेवलप करता है और एक्सपीरियंस करता है। आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव इमोशंस और वेलबीइंग क्या है और किस तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब ये दोनों ही चीजें आप जैसे कि फर्स्ट क्लास में पढ़ के आए थे परमा मॉडल। अब आप देखेंगे कि परमा मॉडल आपको हर जगह हिट करेगा, इनफैक्ट हर क्लास में हिट करेगा कि ये जो दोनों चीजें हैं इनका जो सही बैलेंस रहे कि पॉजिटिव इमोशंस अगर आपकी लाइफ में है
तो वो आपकी ओवरऑल वेलबींग को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं अच्छे वे में। ये आपकी मेंटल और फिजिकल वर्ल्ड हेल्थ दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों को बढ़ाने में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान हमेशा रहा है और आगे भी होगा। ये हमें साथ साथ में और क्या चीज डेवलप करके देते हैं, रेजिलियंस, कि कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए, आप रेजिलिएंट हैं, आप उसको पार कर लेंगे। इम्प्रूव इम्यून फंक्शन, आपके इम्यून सिस्टम को, फंक्शन को प्रॉपरली इंप्रूव करने का काम करना भी इनके हाथ में होता है। इसका एक एग्जाम्पल यह है कि एक रिसर्च स्टडी हुई थी, स्नोडॉन एटल, स्नोडॉल और उनके साथियों ने की थी, जिसमें उन्होंने ये देखा कि जो नन्स होती हैं, वो नन्स जिन्होंने अपने पॉजिटिव इमोशंस को एक्सप्रेस किया जहां भी रिक्वायरमेंट थी वहां पे, वो दे लिव लॉन्गर, वो दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा आयु तक जी थी। तो ये एक उसका रिसर्च स्टडी है जो यहाँ पर मैंने कोट की है। आगे बढ़ते हैं, हम अब देखेंगे होप के बारे में कि ये होप एग्जैक्टली क्या चीज है। तो होप मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में, अगर बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं, तो ये वो बिलीफ है, ये वो विचारधारा है आपकी, ये सोचना कि हमारा फ्यूचर बेटर होगा, और साथ ही साथ हमारे अंदर ये एबिलिटी होना कि हम उस फ्यूचर को बेटर बना सके। एक तो मैं बस ये मेरा ख्याल है कि मेरा फ्यूचर बेटर होगा आज से, और उसके अंदर बाद मेरी इतनी क्षमता भी है कि मैं उस फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए सारे एक्शंस ले सकूं। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये वो पॉजिटिव मोटिवेशनल स्टेट है जिसमें दो चीजों का मिक्सचर होता है। पहली चीज क्या होगी, गोल डायरेक्टेड एनर्जी। ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। पहली होती है एजेंसी। एजेंसी मतलब होता है गोल डायरेक्टेड एनर्जी, कि मुझे किसी गोल तक पहुंचना है तो उसके अकॉर्डिंग सही अमाउंट ऑफ एनर्जी मेरे अंदर है कि मैं उस गोल तक पहुंच सकूं। और दूसरा है पाथवे। पाथवे मतलब पाथ मतलब रूट मतलब कि आप उस गोल तक पहुंचने के लिए जो आपकी प्लानिंग है वो आपका पाथवे है। तो जब आपकी एनर्जी और आपके पाथवे दोनों मिलते हैं तो वो बनाता है होप, और यही चीज बताता है हमें आगे आने वाला एक डायग्राम। लेकिन उससे पहले एक बड़ा ही अच्छा कोट था, तो मुझे लगा मैं आप सबके साथ साझा करूं इस चीज को, कि होप इज बीइंग एबल टू सी दैट देयर इज अ लाइट डिस्पाइट ऑफ ऑल द डार्कनेस। कि चाहे कितनी भी डार्कनेस हो, कितना भी अंधेरा हो, अगर आप लाइट को देख पा रहे हैं तो आपके अंदर वो होप आज भी जिंदा है कि कुछ तो बदलाव, अच्छा बदलाव हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब होप से रिलेटेड एक ही बहुत फेमस थ्योरी है, चार्ल्स स्नाइडर्स थ्योरी। स्नाइडर की थ्योरी में तीन चीजें उन्होंने बताई थी, गोल, पाथवे और एजेंसी। ये एक पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट थे चार्ल्स स्नाइडर, जिन्होंने एक थ्योरी दी थी जो कि होपफुल थिंकिंग के बारे में बात करती है। अब होपफुल थिंकिंग जो है वो तीन चीजों पे चलती है। पहला है गोल। गोल मतलब क्या है, आपकी वो सोच जो आपको कि अपने गोल की तरफ लेकर जाती है। गोल ओरिएंटेड वे हो सकता है ये आपका गोल हो गया कि मुझे किसी गोल तक पहुंचना है, ये मेरा गोल है, XYZ, कोई भी आपका गोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेकंड, पाथवे, कि उस गोल तक पहुंचने के अलग अलग कौन कौन से तरीके हैं, वो आपके पाथवे हो गया। और एजेंसी बेसिकली वो बिलीफ हो गया जिसकी मदद से आप ये चीज कर पाओ कि आई कैन मेक इट हैपन, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये जरूर अचीव करूंगा। ये तीनों चीजें जब मिलती है तो ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन स्नाइडर्स होप थ्योरी में दिया गया है। और एग्जैक्टली इसी तरह से है कि आपके पाथवे और आपकी एजेंसी जब एक साथ जुड़ती है तो आपकी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को जन्म देती है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े हम लोग। यस सर। जी सर। ऑल राइट, ग्रेट। सो कमिंग अप नेक्स्ट जो टॉपिक है, सब टॉपिक है, वो है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म, अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फोटोग्राफ है जो मुझे मिला था, एक पिक्चर मिला था, तो मैंने सोचा इस चीज को ऐड किया जाए। आप खुद देख सकते हैं कि दो स्विंग है, एक स्विंग पे एक तरफ चींटी है, एक स्विंग है जिस तरफ हाथी है, और हाथी वहां से स्विंग करता है और वो चींटी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है विद इन होप, विद इन ऑप्टिमिज्म कि चींटी मुझे पकड़ लेगी और मैं गिरूंगा नहीं। ओके, ये देखने में थोड़ा कार्टूनिश है, थोड़ा किडिश है, लेकिन इसमें बहुत अच्छी चीज छुपी है जो कि हम अभी इस ऑप्टिमिज्म के जरिए पढ़ेंगे। ऑप्टिमिज्म बेसिकली एक टेंडेंसी है जो ये एक्सपेक्ट करती है कि हमारे आउटकम जितने भी आएंगे, हमने कोई भी जो काम किया है उसके जो भी रिजल्ट्स होंगे, जो आउटकम होंगे, वो पॉजिटिव होंगे। और ये बिलीफ होना कि जो भी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं वो अच्छी हैं और अच्छी ही रहेंगी,
और बुरी चीजें हमारे साथ होंगी ही नहीं। क्यों होंगी? नहीं होंगी। एंड दिस इन्फ्लुएंसिंग बोथ, और ये क्या दोनों चीजें इन्फ्लुएंस करती है? हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल वेलबींग, इन सभी चीजों को इन्फ्लुएंस करती है इन अ गुड वे, ताकि हम लोग क्या कर सकें, हम कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम अच्छे तरह से कोप अप कर सकें और चैलेंजेस का डट कर सामना कर सकें। तो बेसिकली अगर आप इसको और इजी तरीके से समझें तो ये वो स्टेट है जहां आपको ये समझ में आने लगे धीरे धीरे कि आपने जो भी एक्शन लिए हैं उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। और वो भी किस तरह से? रियलिस्टिक हाई पॉजिटिविटी को ध्यान में रखते हुए। ऐसे नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हैं। दोनों का बैलेंस, दोनों का मिक्सचर जो होता है वो कहलाता है ऑप्टिमिज्म। ये हमें स्ट्रेस से लड़ने में, स्ट्रेस से कोप अप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और ऑप्टिमिज्म के होने से ही कई बार आप कोलैप्स होने से भी बच जाते हैं। इसमें एक केस स्टडी है जो सेचर एंड कार्वर ने की थी। उन्होंने बताया था कि ऐसे पेशेंट्स जो कि ऑप्टिमिस्टिक रहे हैं वो बहुत जल्दी किसी भी ऑपरेशन के बाद जो रिकवरी होती है ना, किसी भी सर्जरी के बाद कोई रिकवरी होती है, तो उनकी रिकवरी बहुत स्पीड हो गई, बहुत स्पीड अप हो गई। वो लोग जो कि इस चीज के बारे में ऑप्टिमिज्म रखते हैं। कई बार डॉक्टर्स आते हैं कि आपको कैसा लग रहा है? कुछ लोग बोलते हैं अरे डॉक्टर साहब ये दर्द है, ऐसा है, वैसा है, ये प्रॉब्लम्स हैं। दूसरी और कुछ लोग बोलते हैं कि सर अब तो मेरी सर्जरी हो गई, अब तो मेरा ऑपरेशन हो गया, अब तो मैं और अच्छा फील कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे, मैं ठीक लग रहा है, बेटर लग रहा है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, जल्दी डिस्चार्ज हो जाऊंगा। ये वो ऑप्टिमिज्म है जो उन्हें बेटर फील करवाता है एक्चुअली, और वही इसके स्टडी में देखा गया। नेक्स्ट जो आप एक पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पर बता रखा है कि आप ऑप्टिमिस्ट बनेंगे कैसे, क्या वो तरीका है जिससे आप ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर को जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक है टू सी ब्यूटी इन एवरी लिटिल थिंग, हर छोटी छोटी चीजों में खूबसूरती देखना, अच्छाई देखना, ये एक ऑप्टिमिज्म का एक तरीका है। हमेशा चीजों को लेकर ग्रेटफुल हो, चाहे आपके पास, आपको आज 1000 रुपए चाहिए थे, आपके पास 1000 रुपए नहीं है, पर आपके पास 500 रुपए आ गए, तो आप ये मत देखिए कि मेरे पास 1000 नहीं आए, आप ये देखो कि 500 तो आए। आप 500 के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो 500 5000 में कन्वर्ट हो जाएंगे। So the more you are grateful, the more optimism you can exercise. Seek solutions, not problems. आप एक बहुत ही अच्छा कोट है कि आप किस तरह के इंसान है वो इस चीज पे शो करता है कि आप किस पे फोकस करते हैं। आप प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं या सोल्यूशन पे फोकस करते हैं। अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, और आप सोल्यूशन पे फोकस करेंगे तो सोल्यूशंस आपको ज्यादा जल्दी मिलना शुरू। नेक्स्ट इज टू लव फियरलेसली। अगर आप किसी चीज से प्यार करते हैं तो फियरलेसली कीजिए, डर के नहीं, और उस चीज को प्रॉपर एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए, इन सही तरीकों से एक्सप्रेस करिए। फिर आता है ऑलवेज बिलीव इन दैट इट्स पॉसिबल। हमेशा ये मान के चलिए, ये सोच के चलिए कि ये पॉसिबल है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग कैन हैपन। यही एक ऑप्टिमिज्म की सही पहचान है। नेक्स्ट इज टू डू द वर्क एंड टू मेक इट पॉसिबल। सिर्फ सोच कर बैठ जाना ऑप्टिमिज्म नहीं है, होप नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा। आपको उसके ऊपर काम करना है, आपको उसको पॉसिबल बनाने की कोशिश करनी है, ये आपका ऑप्टिमिज्म सही मायने में शो। और लास्ट है ओनली फोकस इज ऑन यू व्हाट यू कैन कंट्रोल। आप उसी चीज पे फोकस करिए जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने एक बहुत अच्छा कोट कहीं पढ़ा था जो इसी चीज से रिलेटेड है, दैट कंट्रोल व्हाट यू कैन कंट्रोल। आप उन्हीं चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करिए जिन चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये है ऑप्टिमिज्म की कुछ छोटी बट इंटरेस्टिंग डेफिनेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी कॉमन एंड पॉपुलर टॉपिक विच इज लव। ओके, सो लव एक वो इमोशन है जिसके अंदर कई सारे छोटे छोटे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपका किसी की तरफ अफेक्शन होना, केयर कंसर्न होना, टेंडरनेस होना, आप किसी को एकदम डिवोशनल तरीके से आप प्रेम करते हैं, ठीक है, डिवोशन होना, जिसमें आप किसी की केयर करते हो, किसी के करीब रहना चाहते हैं, आपको किसी चीज की डिजायर है। और ये सारी चीजें जब आपकी वेलबींग को स्ट्रांग बनाती है, ये सारे पिलर्स आपकी वेलबींग के ढांचे को स्ट्रांग बनाते हैं, वो उसको कहते हैं लव। ये सारी छोटी छोटी फीलिंग मिलके बनती है द फीलिंग ऑफ लव। और ये एक की फैक्टर है ये समझने के लिए कि हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो इन्हीं चीजों की वजह से चलते हैं। हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब एक इंसान का दूसरे इंसान की तरफ जो रिलेशनशिप्स हैं वो कैसे काम करते हैं,
लव की वजह से। जस्ट बिकॉज देयर इज लव, दैट इज व्हाई पीपल डू व्हाट दे डू। नेक्स्ट, इट इज, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ये सिर्फ वो रोमांटिक लव नहीं है जो एक इंसान का दूसरे इंसान की तरफ हो सकता है। रोमांटिक लव से बहुत ज्यादा बढ़ के, अगर आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कम्युनिटी, पेट्स, किसी को भी जब आप प्रेम करते हैं या प्यार करते हैं, वो उस लव के बारे में बात की जा रही है। इनफैक्ट फ्रेडरिक्सन ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फ्रेज दिया है लव को लेकर कि इट इज नथिंग बट अ माइक्रो मूवमेंट ऑफ कनेक्शन। अब ये समझने वाली बात है कि हम जब कभी भी किसी से कनेक्ट करते हैं, हम सब लोगों से तो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं ना जहां आप बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाते हैं। वो कैसे हो पाता है? बिकॉज ऑफ लव। तो वो जो माइक्रो मोमेंट्स हैं जो इस कनेक्शन को बनने देते हैं, वो लव कहलाते हैं। ये फ्रेडरिक्सन का कहना। लव के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में दे रखा है। इस स्लाइड में सबसे पहले आप अगर ट्राइंगल देखेंगे तो ट्राइंगल के जो तीनों साइड है उसमें पहली जगह दे रखा है इंटीमेसी, दूसरा दे रखा है पैशन और तीसरा दे रखा है कमिटमेंट। इंटीमेसी वो चीज होती है कि आप किसी के कितना क्लोज हैं, कितना क्लोजनेस वाली फीलिंग आप किसी से शेयर करते हैं, कितना क्लोज रहना चाहते हैं, किसी से कितना कनेक्टेड रहना चाहते हैं। तो दो लोगों के बीच में जितनी क्लोजनेस है और कनेक्टेडनेस है वो इंटीमेसी कहलाती है। दूसरा है पैशन। पैशन बेसिकली वो फिजिकल अट्रैक्शन है या वो सेक्सुअल डिजायर है जो आपकी किसी की तरफ होती है, वो होता है हमारा पैशन। तीसरा होता है हमारा कमिटमेंट, कि कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, कितनी भी डिफिकल्टीज या सिचुएशन आ जाए, जब हम फिर भी ये डिसाइड करते हैं कि हम इस पर्सन के साथ रहेंगे, इस पर्सन का साथ देंगे, वो होता है हमारा कमिटमेंट। अब ये बड़े ही इंटरेस्टिंग एक कॉम्बिनेशन बनाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, कि अगर इंटीमेसी और पैशन मिलते हैं, आई रिपीट, इंटीमेसी और पैशन मिलते हैं तो रोमांटिक लव बनता है। अगर इंटीमेसी और कमिटमेंट मिलता है तो कंपैशनेट लव बनता है। अगर पैशन और कमिटमेंट मिल गए तो फैक्चुएशन लव, जिसको हम फैक्चुएशन बोलते हैं ना, फैक्चुएस लव, पैशन और कमिटमेंट जब मिलता है तो वो बनता है फैक्चुएशन वाला लव। लेकिन ये जब तीनों मिलते हैं कि आपकी इंटीमेसी भी स्ट्रांग है, पैशन भी स्ट्रांग है और कमिटमेंट भी स्ट्रांग है, जब ये तीनों बनता है तो द ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ लव, द बेस्ट पॉसिबल टाइप ऑफ लव जो है वो बनता है, जिसको हम कंज्यूमेट लव बोलते हैं। तो ये अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, जब ये तीनों मिलते हैं तो कंज्यूमेट लव बनता है। चलिए, आफ्टर दीज इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑफ होप, ऑप्टिमिज्म एंड लव, अब हम थोड़ा इंटेलिजेंस के बारे में देखते हैं, क्योंकि आज जो हमें पढ़ना है वो इमोशनल इंटेलिजेंस है। हम सभी को पता है कि आईक्यू क्या होता है, हम आज ये देखते हैं कि ईक्यू क्या होता है। ठीक है, तो ईक्यू एक वो टर्म है जो डैनियल गोलेमन ने दिया था, इन्होंने ही इस टर्म को कॉइन किया था। इनका ये कहना था कि चार चीजें इन्होंने बहुत सिंपल समझाई है, आप इसको समझ लेंगे तो आपका समझ लीजिए ईक्यू आपको समझ आ गया। अपने इमोशंस को समझना पहली चीज, अपने इमोशंस को मैनेज कर पाना दूसरी चीज, दूसरों के इमोशन को समझना थर्ड, और दूसरों के इमोशन को मैनेज कर पाना। ये चार चीजें अगर आप कर पा रहे हैं, एफिशिएंटली कर पा रहे हैं, इफेक्टिवली कर पा रहे हैं, तो आपका इमोशनल क्वेश्चन जो है वो काफी हाई। आप किस तरह से किसी इमोशन को परसीव करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, मैनेज करते हैं और उसको सही जगह पे यूज करते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए, उसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ये सोशल इंटेलिजेंस का सबसे बहुत ही क्रूशियल पार्ट है, और क्रूशियल पार्ट इसलिए भी है क्योंकि अभी सबसे ज्यादा इस चीज की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? हमारे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए और ओवरऑल वेलबींग को अच्छा करने के लिए। अब आप देखेंगे, आप कहीं भी देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत हर जगह पड़ती है। चाहे आप पर्सनल लेवल पे रिलेशनशिप को सही करना है तो भी ईक्यू की जरूरत पड़ेगी। आप अपने वर्क प्लेस में है, आप कोई चीज टीम को लीड कर रहे हैं और आपको कम्युनिकेशन प्रॉपर करना है, तब भी ईक्यू की जरूरत पड़ेगी। कि अगर ईक्यू, अगर हमारे अंदर वो व्यवहारिक ज्ञान, उसमें हम ये चीजें नहीं कर पाए। ओके, अब आता है नेक्स्ट, आता है गोलेमन्स ऑफ कंपोनेंट्स। उन्होंने गोलेमन ने क्या क्या कंपोनेंट दिए कि सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स, ये सारे कंपोनेंट्स उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस के एक अम्ब्रेला टर्म के अंदर बताए हैं। इन्होंने बोला था कि ये चीजों पर आप जब काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बेटर होता चला जाएगा। तो अगर हम फिर से एक छोटा सा रिवीजन करें इस चीज का, तो चार चीजें हैं: अपने इमोशन को समझ पाना, अपने इमोशन को सही तरह से मैनेज कर पाना,
दूसरों के इमोशन को समझ पाना और दूसरों के इमोशन को मैनेज कर पाना। ये 4 चीजें जब आप कर पाएंगे तो आपका इमोशनल क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा बेटर हो जाएगा, और वही इस डायग्राम में यहाँ पर समझा रखा है। आगे बढ़ते हैं। मैं एक इस पर्टिकुलर पिक्चर को डालने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। हम कई बार ये गलती कर बैठते हैं कि जब भी कोई इमोशनल स्टेट हमारे सामने आती है, और ऐसी स्टेट जहां बहुत ओवरवेलमिंग है कि सब कुछ इतना ज्यादा लेवल पे हो रहा है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये क्या था, तो उस केस में हम अक्सर डगमगा जाते हैं। तो जब आपका इमोशनल क्वेश्चन अच्छा होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस प्रॉपर होगा, जैसे कि डैनियल गोलेमन जी ने कहा है, तो उस केस में आप आने वाली किसी भी सिचुएशन में, किसी भी रोलर कोस्टर में इजीली उसको पार कर पाएंगे। कोई भी इमोशन, चाहे वो पॉजिटिव इमोशन हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे बहुत ज्यादा हो, चाहे बहुत कम हो, आपको अफेक्ट नहीं करेगा, आप डगमगाएंगे नहीं। तो उसी से रिलेटेड मैंने ये पिक्चर को ऐड किया है। ये मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हैप्पीनेस के बारे में बात करेंगे। हैप्पीनेस बेसिकली वो स्टेट है जो हमारे इमोशनल वेलबींग का एक अच्छा हिस्सा है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि हमें इमोशनली हमारे वेलबींग को पॉजिटिव रखने में, एक सही स्टेट पे रखने में हेल्प करता है। कैसे करता है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पॉजिटिव इमोशंस सच एज पर्पस, फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट एंड रेफर टू एज सब्जेक्टिव वेलबींग। हम आगे पढ़ेंगे कि सब्जेक्टिव वेलबींग क्या होता है, लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि हैप्पीनेस एक वो स्टेट ऑफ माइंड है, हमारे दिमाग का एक वो स्टेट है जहां पर हम पॉजिटिव फील करते हैं, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ हमें समझ में आ जाता है, फुलफिल्ड फील करते हैं, रिलैक्स्ड फील करते हैं, कंटेंट फील करते हैं, और इस वजह से हमारी हैप्पीनेस भी बढ़ती है और साथ साथ में हमारा सब्जेक्टिव वेलबींग भी बढ़ता है। अब ये एक नया टर्म आ गया सर कि सर वेलबींग तो हमें पता है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है, लेकिन ये सब्जेक्टिव वेलबींग क्या होता है? सब्जेक्टिव वेलबींग वो चीज है जब आपके लाइफ के जो सेटिस्फैक्शन है उसके साथ में आपके पॉजिटिव इमोशन जुड़ने लगे, कि मेरे पॉजिटिव इमोशंस एक तरफ और मेरे लाइफ का जो सेटिस्फैक्शन है वो एक तरफ, ये दोनों जब एक ही थाली में आ जाते हैं तो वो हमारा सब्जेक्टिव वेलबींग बनता है। इन दोनों से मिलके बनता है हमारा सब्जेक्टिव वेलबींग। हैप्पीनेस के बारे में एक बहुत अच्छी लाइन जो यहाँ पर मेंशन की गई है कि ये कोई कांस्टेंट जॉय नहीं है कि आप एक बार खुश हो लिए जीवन में तो आप बस खो गए, अब आप कुछ होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। आप खुशी महसूस करते हैं, कुछ टाइम तक रहती है, वापस चली जाती है, ये कांस्टेंट नहीं रहता है। लेकिन इसमें ये एक चीज समझने वाली है कि आप ऐसा माइंडसेट डेवलप करें, आप ऐसी उन मीनिंग्स को समझें जो हैप्पीनेस को और ज्यादा आपकी लाइफ में वेलकम करे, ना कि इस चीज को समझें कि एक बार आ गई तो हैप्पीनेस रह जाएगी। ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे आएगी आप उसको एंजॉय करेंगे, वो पल गुजरेगा और वो वापस चला जाएगा। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि हैप्पीनेस हमेशा ही आपके दिमाग में रहे। ये होती है हैप्पीनेस। इसमें इमोन्स और मैकक्लॉग ने एक चीज बताई है कि ग्रैटिट्यूड जो है उसको प्रैक्टिस करने से आपकी हैप्पीनेस बहुत सारे मल्टीपल टाइम्स में बढ़ती है, और ये एकदम सच बात है। मैं इसलिए इसको इतनी फोर्सफुली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस चीज में बिलीव भी करता हूँ और मैं इस चीज को प्रैक्टिस भी करता हूँ कि अगर आप ग्रैटिट्यूड में हैं, अगर आप थैंकफुल हैं, अगर आप ग्रेटफुल हैं, तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और ज्यादा बढ़ चढ़ के आती है। नेक्स्ट जो डायग्राम अगर आप देख पा रहे हैं, इज इट विजिबल ऑन योर स्क्रीन? हैप्पीनेस का एक डायग्राम आपको दिख रहा है? यस सर। यस ऑलराइट, परफेक्ट। तो हैप्पीनेस को और अच्छी तरह समझने के लिए मैंने इस डायग्राम को ऐड किया है कि अगर आप एक प्लीजेंट लाइफ के बारे में सोचें, प्लीजेंट लाइफ क्या होती है कि हम अपने सारे प्लेजर को एंजॉय कर पा रहे हैं। जब भूख लग रही है तो खाना खा रहे हैं, प्यास लग रही है तो पानी पी रहे हैं, जब एंटरटेनमेंट चाहिए तो एंटरटेनमेंट मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। वो हो गई हमारी प्लीजेंट लाइफ। फिर होती है गुड लाइफ। गुड लाइफ क्या होती है कि हम अपनी स्किल से एनरिच कर रहे हैं, हम अपनी स्किल को यूज कर रहे हैं और उसे और ज्यादा एनरिच कर रहे हैं और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं गुड लाइफ। एक होती है मीनिंगफुल लाइफ। मीनिंगफुल लाइफ ये होती है कि हम सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर अपने से खुद से आगे बढ़ के ग्रेटर, खुद से बढ़कर भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कि सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन होता है एक तरह से। ये तीनों चीजें जब मिलती है, प्लीजेंट लाइफ, गुड लाइफ और मीनिंगफुल लाइफ, ये तीनों जब मिलती है तो बनती है हमारी सही मायने में हैप्पीनेस। अब आगे आता है कि हैप्पीनेस बन तो गई, हमने हैप्पीनेस को समझ भी लिया कि क्या स्टेट है, लेकिन हैप्पीनेस में कौन कौन से फैक्टर्स है जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर। उससे पहले एक यहाँ पर एक लाइन दे रखी है, अगर आप ये देख पा रहे हैं कि जेनेटिक्स 50% इन्वॉल्व होता है
सर्कमस्टांसेस जो आपके आसपास की सिचुएशन है वो 10% इन्वॉल्व होती है, और आपकी एक्टिविटीज, आपके एक्शंस, कि जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, वो 40% इन्वॉल्व होता है किस चीज में, आपके हैप्पीनेस। 50% तो आपका जेनेटिक्स ही ले गया और 40% आपका एक्शंस ले गया, 10% बेचारा कम आपके आसपास की सिचुएशन होती है। ये जो हम परेशान हो जाते हैं ना कि मेरे साथ ऐसी सिचुएशन आ गई है, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा, वो सारी चीजें सिर्फ 10% ही मायने रखती है। अगर आप उस चीज को कंट्रोल कर पाए तो यू कैन एक्चुअली कंट्रोल अ मैक्सिमम पार्ट ऑफ योर हैप्पीनेस। और ये किन चीजों पे कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारे थॉट्स, हमारी हैबिट, हमारा ग्रेटिट्यूड, ये सारी चीजों पे फोकस करते हैं। अब आते हैं वो फैक्टर्स के ऊपर जिनकी मदद जो हैप्पीनेस के ऊपर बड़ा प्रभाव डालते हैं। अब क्या क्या होंगे? पहला है पर्सनल फैक्टर्स। आई एम सॉरी, पर्सनल फैक्टर्स क्या क्या है? पहला है पर्सनालिटी ट्रेट्स, कि अगर आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, जो कि हम जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं, वो अगर प्रॉपर हैं तो हैप्पीनेस पे डेफिनेटली पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। नेक्स्ट आता है जेनेटिक्स, फिर आता है माइंडफुलनेस एंड ग्रेटिट्यूड। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ज्यादा हैप्पी रहेंगे। पर्पस ऑफ लाइफ और मीनिंग अगर आपको पता लग गया है, वो आप ढूंढने में कामयाब रहे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं पता लग गया है, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन आपको आइडिया है कि मैं क्यों हूँ, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी बेटर वे में आप हैप्पीनेस को फील कर पाएंगे। फिजिकल हेल्थ अगर आपकी अच्छी है, आप रोज एक्सरसाइज करते हैं, आपकी नींद अगर प्रॉपर है, तो आपको और आपके हैप्पीनेस के बीच का जो फासला है वो काफी कम हो जाता है, क्योंकि पर्सनल फैक्टर्स इसमें पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। पर्सनल फैक्टर्स की तरह सोशल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हो गए, कि हाँ, जैसे हमने पढ़ा था आर, परमा का जो आर है वो रिलेशनशिप को शो करता है, कि जितने अच्छे सोशल कनेक्शंस, जितने अच्छे सोशल रिलेशनशिप्स हैं आपके, उतना बेटर आप हैप्पी रहेंगे, उतना अच्छे आप खुश रहेंगे, और पॉजिटिव साइकोलॉजी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। दूसरा सोशल सपोर्ट, वही चीज है, सोशल सपोर्ट आपके पास जितना है, सोशल रिलेशनशिप्स जितने आपके स्ट्रॉन्ग है, अच्छे हैं, आप ज्यादा बेटर फील करेंगे। जितना ज्यादा ट्रस्ट आप बिल्डअप कर पा रहे लोगों के ऊपर। और जेनरोसिटी बेसिकली ये चीज है कि आपने कितना किया है लोगों के लिए। आपने लोगों से बहुत लिया, आपकी एक फैक्ट्री थी, वहां आपने बहुत सारा प्लांट लगाया, बहुत प्रोडक्शन किया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन उस फैक्ट्री के बाहर ना आपने कभी पेड़ लगाए, ना आपने कुछ काम किया, ना वहां लोगों को रोजगार दिया, ना उस सोसाइटी के लिए कुछ किया, ना उस लोकेलिटी के लिए कुछ किया, तो आपके अंदर वो जनरेट ही नहीं होगा कि आपने दुनिया को क्या दिया। तो सोशल फैक्टर्स वो भी इम्पैक्ट करता है कि अगर आपने वापस पे बैक किया है तो वो आपके पॉजिटिविटी को इनहैंस करेगा। नेक्स्ट इज कम्युनिटी एंगेजमेंट, कि आपने जो भी काम किया, क्या आप दूसरे लोगों को साथ लेकर चले या नहीं चले। अगर आप चले हैं तो वो चीज आपको इम्पैक्ट डेफिनेटली करेगी, पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट करेगी, और आप इसकी वजह से आपकी हैप्पीनेस और ज्यादा इनहैंस हो जाएगी। फिर आता है लाइफ सर्कमस्टेंसेस। अब लाइफ सर्कमस्टेंसेस क्या होता है, कि हमारे आसपास की भी सिचुएशन जो हमारे साथ में आई है, वो कैसे हमारी हैप्पीनेस को इम्पैक्ट करती है। कि अगर आप फाइनेंशियल अगर स्टेबल हैं, आपके पास एक ढंग की जॉब है, आप चीजों को सही तरीके से करने के लिए फ्री हैं, फ्रीडम है आपके पास, आपकी हेल्थ अच्छी है, आप सेफ एनवायरनमेंट में जीते हैं, एनवायरमेंटल क्वालिटी आपकी ठीक है, इक्वालिटी है, ये सब चीजें अगर है तो आपके लाइफ सर्कमस्टेंसेस बेटर हो जाएंगे, और वो अगर सही हो जाएंगे तो आपकी हैप्पीनेस के ऊपर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, आप ज्यादा खुश रहेंगे, और इन सब चीजों में आप फंस के नहीं रह जाएंगे, आप ऊपर की चीजों के ऊपर फोकस कर पाएंगे, जैसे कि मैस्लो ने अपनी नीड्स के थ्रू समझाया है। अब आते हैं हैप्पीनेस और वेलबींग को अगर कनेक्ट करने की बात करें तो कैसे कर पाएंगे। कि हैप्पीनेस तो हम समझ गए, और वेलबींग का एक हिस्सा होता है हैप्पीनेस, ये भी हमें पता है, लेकिन ये आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी में एक बात देखी गई है कि हैप्पीनेस और वेलबींग आपस में अलग तो हैं, लेकिन साथ में कनेक्टेड भी है। कैसे कनेक्टेड है? कि वेलबींग सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस नहीं है, वेलबींग इज मोर देन हैप्पीनेस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर और भी कई सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि आपकी लाइफ का पर्पस, आपके रिलेशनशिप्स कैसे चल रहे हैं, आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, ये सब चीजें इसके अंदर आती है, जो कि एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है। जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि वेलबींग एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर कई और चीजें आएंगी। पर दूसरी तरफ हैप्पीनेस पे क्या, किस चीज पे फोकस करता है? हैप्पीनेस सिर्फ इस चीज पे फोकस करता है कि इमोशंस पॉजिटिव है या नहीं है, और आप उससे सेटिस्फाई या कंटेंट हो कि नहीं।
अगर आप सेटिस्फाई हो, इमोशंस पॉजिटिव हैं, तो आप हैप्पीनेस फील करेंगे। लेकिन वेलबीइंग सिर्फ हैप्पीनेस नहीं है, वेलबीइंग के अंदर और भी कई सारी चीजें आती है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है। तो इस तरह से हैप्पीनेस एक छोटा पार्ट है और वेलबीइंग उसी का एक बड़ा पार्ट कहलाता है। चलिए, मूविंग अहेड, a very important, I think I would say the most important topic for today's class is this types of happiness. अब happiness के types बताए गए हैं। पहला है hedonic और दूसरा है eudaimonic। अब क्या चीज होती है ये? अगर आपको कुछ कुछ याद आ रहा है फर्स्ट क्लास का, तो मैंने आपको बताया था कि हमने eudaimonic के बारे में पढ़ा था कि लिविंग वेल, उसमें आगे मैंने एक ब्रैकेट लगाया था कि लिविंग वेल। अब वो हम यहाँ समझेंगे कि ये क्यों है, eudaimonic क्यों इंपॉर्टेंट है और हेडोनिक क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए, सबसे पहले देखते हैं हेडोनिक हैप्पीनेस। हेडोनिक हैप्पीनेस वो चीज है जो कि सिर्फ और सिर्फ दो चीज पे काम करती है, कि प्लेजर मिलता रहे और पेन दूर होता रहे। बस ये चीज देखती है कि हेडोनिक हैप्पीनेस यही है। हेडोनिकली खुश होने का मतलब ये है कि प्लेजर हमारे और करीब आए, हमें और प्लेजरेबल फील हो और पेन हमसे दूर रहे। लेकिन एडोमोनिक हैप्पीनेस इस तरह से काम नहीं करती। उसका वो किस पे इंफेसिस करती है? मीनिंग ऑफ लाइफ पे, पर्पस ऑफ लाइफ पे, सेल्फ रियलाइजेशन पे, इन सब पे काम करती है हमारी एडोमोनिक। एडोमोनिक बेसिकली एक बड़ा पार्ट है, हेडोनिक एक छोटा पार्ट है। इसकी एक बड़े अच्छे एग्जाम्पल दे रखे हैं। हेडोनिक मतलब होता है आपको भूख लग रही है, खाना खाना है, फूड आपका हेडोनिक हैप्पीनेस हो गया। नेटफ्लिक्स देखना है, रिलैक्स करना है, आपको कहीं घूमने जाना है, ये सारे आपकी हेडोनिक हैप्पीनेस हो। एडोमोनिक हैप्पीनेस वो चीज हो गई कि किसी अच्छे काम के लिए आपने वॉलंटियर किया है, जहां पर गुड कॉज के लिए कोई काम हो रहा है तो आपने डोनेशन दिया है, किसी गोल्स को अचीव किया है जो कि सोशल गोल्स हैं, या आपने रक्तदान किया है। ऐसी चीजें जो कि आप लोगों के लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं, जो कि एक पर्पस सॉल्व करता है, उसको बोलते हैं एडोमोनिक हैप्पीनेस। अब एक लास्ट चीज यहाँ पर इस स्लाइड में एक और बड़ी अच्छी दी गई है कि जो आपकी एडोमोनिक हैप्पीनेस होती है वो बहुत ज्यादा लास्टिंग और फुलफिलिंग होती है। हेडोनिक हो सकता है, फर्स्ट बोल रहा हूँ हेडोनिक हो सकता है एक टाइम बाद कम हो जाए, लेकिन एडोमोनिक जो है, एडोमोनिक हैप्पीनेस ऐसी फीलिंग है, ऐसी चीज है जो बहुत फुलफिलिंग है। एक बार आप करते हो ना, आपको बहुत टाइम तक अच्छा फील होता है, लंबे समय तक अच्छी फील करने वाली हैप्पीनेस को हम एडोमोनिक हैप्पीनेस कहते हैं। इसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखिए यहाँ पर दे रखा है। हेडोनिक मतलब प्लेजर और एडोमोनिक मतलब पर्पस। अब हम बात करते हैं हेडोनिक के बारे में, थोड़ा और डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे तो बेटर रहेगा कि ये हैप्पीनेस क्या है, हेडोनिक क्या होती है। हेडोनिक का मतलब अभी मैंने बताया कि प्लेजर हमें मिलता रहे, हम चीजों को एंजॉय करें, अपने एक्सपीरियंसेस से सेटिस्फाई हो, ये हमारा हेडोनिक होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? हम एक डिलीशियस मील को एंजॉय कर रहे हैं। आप सोचिए कि आपको कोई चीज जो बहुत ज्यादा पसंद है खाने में और आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो आप कैसा फील करेंगे? आप आपकी फेवरेट मूवी देख रहे हो, बीच पे रिलैक्स कर रहे हो, कहीं घूमने गए हो छुट्टियों में, ये सब एग्जाम्पल है हेडोनिक हैप्पीनेस। इसकी जो फिलोसॉफिकल रूट्स हैं वो आती है ग्रीक के जो ग्रीक फिलोसोफर थे एरिस्टोपस, उन्होंने ये चीज के बारे में बताया था, जिनका ये कहना था कि हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव लाइफ का यही होना चाहिए कि प्लेजर मिलता रहे और पेन कम होता रहे। ये एरिस्टोपस का थॉट प्रोसेस था, उनका ये कहना था, यहाँ से बना है हेडोनिक। इसका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि हेडोनिक वेलबीइंग जो है, इट इज रिलेटेड टू पॉजिटिव इमोशंस, लाइफ सेटिस्फैक्शन एंड इमोशनल रेगुलेशन। और हेडोनिक हैप्पीनेस को हम और क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं हेडोनिज्म। अब आता है हेडोनिज्म के बाद एडोमोनिज्म, इसको बोलते हैं एडोमोनिक हैप्पीनेस। अब ये एडोमोनिक हैप्पीनेस क्या चीज है? जो अभी हम पहले पढ़ के आए उसी का ये विस्तार में यहाँ पर बता रखा है कि अपनी पर्पस ऑफ लाइफ को समझना, अपना मीनिंग ढूंढना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ना, कुछ खुद से बढ़कर आगे कुछ काम करना, ये सब एडोमोनिक हैप्पीनेस में आता है। जैसे कि आपने कोई चैलेंजिंग करियर लिया, उसको आप परस्यू कर रहे हो, कहीं आपने वॉलंटियर किया, किसी काम में हेल्प करी, लोगों की मदद करी, तो ये सारा काम क्या है? एडोमोनिक हैप्पीनेस जो आपको फील होती है, वो सेटिस्फैक्शन, वो रिलैक्सेशन जो फील होता है किसी को हेल्प करने का,
वो होता है एडोमोनिक हैप्पीनेस। फॉर एग्जाम्पल बीइंग साइकोलॉजिकल स्टूडेंट्स या साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स होने के नाते या साइकोलॉजिस्ट होने के नाते, मैंने आपको बताया था कि जब हम लोगों की हेल्प करते हैं और वो जब आप बहुत ज्यादा बेनिफिटेड होते हैं और वो खुश होकर हमारे पास आते हैं और बताते हैं, तो वो एडोमोनिक हैप्पीनेस की एक फीलिंग है। इसकी जो फिलोसॉफिकल रूट है, एडोमोनिया मतलब फ्लोरिशिंग होता है, जिसको हम लिविंग वेल भी बोलते हैं। और ये जो पूरी फिलॉसफी है, ये एरिस्टोटल की फिलॉसफी। पहला वाला था वो एरिस्टोपस का था, ये वाला जो है वो एरिस्टोटल का है। एरिस्टोटल की फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड है एडोमोनिया। एडोमोनिया से बना हुआ है एडोमोनिक हैप्पीनेस, और एडोमोनिक हैप्पीनेस को हम और क्या बोलते हैं, एडोमोनिज्म। और ये हमें डीपर मीनिंग ऑफ लाइफ की तरफ लेकर जाता है, नए पर्पस के बारे में बताता है और समझाता है। ये है हमारी एडोमोनिक हैप्पीनेस। अब एडोमोनिक हैप्पीनेस की एक केस स्टडी दी है जो मैंने यहाँ पर कोट की है कि एक लड़का है जय, वो एक बहुत हाईली पेइंग जॉब में था, जो कि कॉर्पोरेट, जैसे कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा था। लेकिन उसको धीरे धीरे समझ में आया कि मुझे इस चीज से एडोमोनिक हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, सिर्फ हेडोनिक हैप्पीनेस मिल रही है। तो उसने वो छोड़ के टीचिंग की जॉब ले ली, जो कि थोड़ा पैसा तो कम दे रही है, लेकिन उसको उस काम को करने में जॉय फील हो रहा है, पर्पस फील हो रहा है। उसको लग रहा है कि मैं कुछ तो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं। तो उसने अपनी हेडोनिक हैप्पीनेस को पहचाना। अब आप ये कर सकते हैं, कुछ सेकंड्स का एक ब्रेक लेकर आप ये देखिए, आप खुद से पूछिए कि क्या मुझे भी कई सारी सक्सेस मैंने पा ली अपनी लाइफ में, क्या मुझे भी आज भी एम्प्टी लगता है, खाली खाली लगता है कि मैं अपनी सोसाइटी को कुछ नहीं दे पाया, लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया? अगर आपको ऐसा कभी फील होता है तो आप हमेशा ये समझिएगा कि आप अपने लाइफ के पर्पस में लैक कर रहे हैं। और वही एक रीजन है किस वजह से, क्योंकि हमारी एडोमोनिक हैप्पीनेस हम अभी तक उसको पा नहीं पाए हैं। तो ये एक छोटा सा एक एक्टिविटी है जो आप कभी भी क्लास के बाद भी अपने साथ करके देख सकते हैं। 2 मिनट बैठिएगा और सोचिएगा इस बारे में कि मुझे क्या ऐसा फील होता है कि आई एम फीलिंग वेरी एम्प्टी, खालीपन लगता है मेरे को सक्सेस होने के बावजूद। अगर है तो ऐसी चीजें ढूंढिए जो आपको एडोमोनिक हैप्पीनेस दे, हेडोनिक नहीं। चलिए नेक्स्ट जो आप पिक्चर आप देख पा रहे हो, क्या आपको पिक्चर विजिबल है? कैन यू सी द की टू ऑप्टिमल वेलबींग? जी सर। यस सर। यस सर। ओके, सो 2 सर्कल है, एक तरफ लिखा है हेडोनिक, एक तरफ लिखा है एडोमोनिक। अब इन दोनों का परफेक्ट बैलेंस जो है, ऑप्टिमल बैलेंस जो है, वो आपको वेलबींग की तरफ लेकर जाता है। तो दोनों ही हैप्पीनेस को हम सही मायने में जब यूज करेंगे, सही कंट्रीब्यूशन में यूज करेंगे, तब हम उसका सबसे अच्छा बैलेंस निकाल पाएंगे। अब पॉजिटिव इमोशंस और परमा, ये जो वापस आ गया है, इसमें क्या क्या चीजें आज हमने जो पढ़ी उसका थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं कि हमारे जो इमोशंस हैं, जो पॉजिटिव इमोशंस हैं, वो हमारे परमा मॉडल को फ्यूल करते हैं। जैसे पॉजिटिव इमोशंस अच्छे हैं तो हम पॉजिटिव साइकोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे, पॉजिटिविटी प्रैक्टिस कर पाएंगे। उसी तरह से जब हमारा होप अच्छा होगा, अच्छे पॉजिटिव होप लेकर चलेंगे, तो हमारा मीनिंग ऑफ लाइफ बहुत जल्दी हमें मिल जाएगा। हम लव जब स्ट्रेंथ करेंगे, कि प्यार प्रेम जब हम जीवन में बढ़ाएंगे, तो उससे हमारे रिलेशनशिप्स अच्छी होगी। और ईक्यू को जब हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस को जब हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो हमारा अचीवमेंट लेवल जो है वो बढ़ता चला जाएगा। इसके साथ अब जब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हम ये देखते हैं कि हमारे स्क्रीन पे लिखा हुआ है इमोशनल रिफ्लेक्शन। अब ये इमोशनल रिफ्लेक्शन किसके लिए है? ये आप सभी लोगों के लिए है। सबके के लिए इमोशनल रिफ्लेक्शन है, जो कि ये बता रहा है कि आप ये सोचिए कि वो रीसेंट टाइम कब था जब आपको बहुत ज्यादा जॉय, होप और लव फील हुआ। वो कौन सा टाइम था? वो आज हो सकता है, 1 घंटे पहले का टाइम हो सकता है, 1 दिन पहले का, 1 हफ्ते पहले का, 1 महीने पहले का, कभी भी हो सकता है। आप बस ये सोचिए कि ऐसी वो कौन सी घड़ी थी जहां बहुत ही खुश, होपफुल और इन लव महसूस कर रहे थे। किस वजह से वो आया था ये भी सोचिएगा, और आपने उसके बाद क्या किया ये भी सोचिएगा। यही आपका आज का होमवर्क भी हो सकता है, जो आप हो सके तो अब लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ऐसी चीज के बारे में सोचना जो आपको बहुत ज्यादा खुश आप जब थे, लास्ट कब थे, किस वजह से वो खुशी थी, और उस खुशी के होने से आपने उसके बाद आगे क्या किया, क्या नेक्स्ट आपने आपका एक्शन आपका था। ये आपका इमोशनल रिफ्लेक्शन और ये आपका होमवर्क भी है आज का। इसी के साथ हमारी जो समरी और टेकअवेज है वो ये समझाती है हमें, आज की जो 3 क्लास हमने कंप्लीट की है उससे हमें ये समझ में आया है
कि हमारे पॉजिटिव इमोशंस की वजह से हमारे को ओवरऑल ग्रोथ मिलती है, हमारी हेल्थ बेटर होती है और मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढने में काफी आसानी हो जाती है। इसी के साथ हम जब होप, ऑप्टिमिज्म, लव के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं जो हमें फ्यूल करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं ताकि हम अपने वेलबींग को एनहांस कर सके, बढ़ा सके। जब रिलेशनशिप्स की बात आती है, जब पॉजिटिविटी की बात आती है तो हमेशा EQ जो है वो IQ से ज्यादा बड़ा होता है। IQ हमें वहां चाहिए जहां इंटेलिजेंस की जरूरत है, लेकिन EQ हमें वहां चाहिए जहां रिलेशनशिप और इमोशंस की जरूरत है। तो रिलेशनशिप्स में इंटेलिजेंस का कोई काम नहीं है, रिलेशनशिप में किसका काम है? इमोशंस का। और इमोशंस कैसे हमारे अच्छे होंगे? हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस जब हम पे काम करेंगे तब वो अच्छे होंगे। इसलिए एडोमोनिक हैप्पीनेस की तरफ हमें बढ़ना है, जो कि हमें एक तरह का लॉन्ग टर्म जॉय प्रोवाइड करें, ना कि कुछ समय का हैप्पीनेस। फाइनल थॉट जो मुझे दलाई लामा का एक थॉट है जो मुझे बहुत पसंद है, वो ये है कि हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग विच इज रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शन। हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ चीजें नहीं हुई, इस वजह से हम खुश नहीं हो पा रहे। ये रेडीमेड कभी थी ही नहीं, कभी भी नहीं थी कि आपको ऐसे ही कोई चीज मिल जाएगी। ये कभी हैप्पीनेस का कभी ये डेफिनेशन था ही। आप जिस तरह के एक्शंस लेते हैं, आप जो दिमाग में सोच के चलते हैं, जिस तरह से आप होपफुल हैं, जिस तरह से आपका ऑप्टिमिज्म है, जिस तरह से आप लव को प्रैक्टिस करते हैं, अपने एक्शंस को उसमें लेके आते हैं, तब आपका हैप्पीनेस श्योर होता है। ये दलाई लामा का कहना है। Another very beautiful quote in front of your screen, if you can see, is this: कि you can't have a positive life with a negative mind. अगर आपका दिमाग नेगेटिव चल रहा है तो आप लाइफ पॉजिटिव कभी नहीं जी पाओगे। इसीलिए फर्स्ट सेशन से लेके एंड मोस्ट प्रोबेबली लास्ट सेशन तक ये इंपॉर्टेंट बात जरूर मैं कहूंगा कि आपके इमोशंस अगर पॉजिटिव हो गए हैं तो आप उससे एक पॉजिटिव लाइफ को लीड कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है आपकी पॉजिटिविटी में और पॉजिटिव साइकोलॉजी। और इसी के साथ आई विश यू थैंक यू एंड आई विश यू दैट आप सभी लोग एडोमोनिक हैप्पीनेस की तरफ बढ़े, एडोमोनिक हैप्पीनेस अचीव करें, खुश रहें। एंड थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू दिस क्लास, थैंक यू सो मच, एंड आई एम ओपन टू ऑल योर क्वेश्चंस, सो प्लीज फील फ्री टू आस्क। Yes, you may ask your questions. तो ये जो सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो रही है लास्ट दिन में आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। इसके अलावा जो भी आपके व्हाट्सएप फॉर्म्स, हाईली अप्रिशिएटेड, थैंक यू। Okay. So tomorrow we'll just join it again and we'll discuss few more things regarding this positive psychology, different aspects of positive psychology. आपको मालूम है हम लोग डिफरेंट फर्स्ट डे से हम लोग स्टार्ट कर रखा है हम लोगों ने कि सबसे पहले हमने हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की बात करी थी, हिस्ट्री ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात करी थी। इनॉग्रल सेशन था, हमने प्रोफेसर विजय लक्ष्मी चौहान मैम को भी सुना था और साथ में उनसे बहुत सारी चीज़ें भी सीखी थी हमने कि पॉजिटिविटी कैसे लाइफ में होनी चाहिए। ओके, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, और उससे भी अच्छा लगा कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करके आप शेयरिंग्स भी कर रहे हैं साथ में ग्रुप में। जैसे कल का जो हमने स्टार्टिंग में जब हमने एक असाइनमेंट छोटा सा दिया था कि A से Z तक की क्लास के बारे में। ओके, कल की क्लास हमारी विल जस्ट टॉक अबाउट कॉग्निटिव स्टेट्स एंड प्रोसेसेस। जैसा कल एक क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक अनामिका चक्रवर्ती ने पूछा था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एफिकेसी एंड अदर थिंग्स। सो इट हैज बीन ऑलरेडी बीन टेकन इन दिस कोर्स वर्क। इसमें हमने ले रखा है कॉग्निटिव स्टेट्स एंड प्रोसेसेस में हम सेल्फ एफिकेसी की बात करेंगे, माइंडफुलनेस की बात करेंगे, विल टॉक on the topic of flow, what is flow, and I just talk a little bit about in the inaugural session about the cognitive flows. We'll talk about the spirituality, we'll talk about the wisdom and courage. हमें लग रहा है बहुत सारी चीज़ें इंटरमिल हो रही है, क्योंकि जब हमने परमा मॉडल को सबसे पहले पढ़ लिया तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, लेकिन बहुत इलोबरेटिव फॉर्म में हम इसको पढ़ेंगे कि कॉग्निटिव स्टेट्स और प्रोसेसेस कैसे काम करती है पॉजिटिव साइकोलॉजी में, हाउ सेल्फ एफिकेसी इज डेवलप्ड, how mindfulness is helpful for achieving a proper mental health, why cognitive flows are needed,
what is the importance of spirituality. Wisdom is necessary even than more than the education. We should have courage. Lot of things are there. और आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ग्रुप में शेयर किया था सारे वीडियोस को, कि वीडियो की लिंक भी शेयर किए थे, लेकिन फिलहाल मैं वीडियो की लिंक शेयर नहीं कर रहा हूँ. जैसे ही हमारा लास्ट डे होगा उस दिन हम वीडियोस हम लोगों के अपलोड कर लेंगे एक साथ ही सारे ग्रुप्स में, और हम आपको लिंक शेयर कर देंगे जो हमारी जो टॉक्स हो रही हैं, जो एक्सपर्ट लेक्चर्स जो हमें पढ़ाए जा रहे हैं डॉक्टर निखिल के द्वारा, वो सारे ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग्स के बेस पे विल जस्ट जनरेट इट. आपको पीपीटीज प्रॉपरली टाइम से मिल रही है. हमारी जो ट्रेनिंग अप की जो टेक्निकल टीम है, इट इज़ वेरी साउंड. विल जस्ट गोइंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द थिंग एंड विल ट्राई टू डिलीवर योर सर्टिफिकेट्स एज वेल आफ्टर within 7 days of this finishing of this last day of the workshop. Within 7 to 10 days we'll take and just will, or it will be sent on your mail itself, na? So the study material will be sent on this particular group, पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो हमने ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप का, इस ग्रुप पे शेयर किया जाएगा. सो लॉट ऑफ टू शेयर, लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डिस्कस. अभी तो हम और साथ में हैं आपसे और जुड़ते ही रहेंगे. आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हमारे एक बड़े एक रिलीजियस लीडर हुए हैं महावीर स्वामी. उन्होंने बहुत ये हैप्पीनेस की और पीस की जो बात कही है, अपरिग्रह की बात की है, 5 सिद्धांत हैं उसकी भी बात की है. सो उनसे भी हम कुछ चीज़ें सीखे और हैप्पीनेस की तरफ, यूडोमनिक हैप्पीनेस की जो बात कही गई थी उसके बारे में शेयर कर सकते हैं, अपनी बात को बताएंगे. सो इस प्रेयर के साथ ही आज का सेशन मैं यहाँ कंप्लीट कर रहा हूँ, और कि कल हम टाइम से जुड़ जाएंगे. कल बहुत सारी बात करेंगे. मंगल का तेरा मंगल का मंगल. देव ने जन्म दिया है, ने जन्म दिया है, उनका मंगल होए रे. जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे. पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे. इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल हो. थल में और गगन में सबका मंगल होए रे. अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे. राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे. शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे. इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समोए रे. शुद्ध धर्म
जन में सॉरी मैं तेरा हो जाए, घर घर शांति समोय